हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई आज हमारी लास्ट क्लास है सेल ऑफ गुड सेट की। कॉन्सेप्ट की लास्ट क्लास हो गई, ठीक है। चलो, तो रूल रिगार्डिंग एन ऑक्शन सेल, रूल रिगार्डिंग एन ऑक्शन सेल। पिछली क्लास के अंदर हमने बहुत अच्छे से मतलब सीखा ऑक्शन सेल का। हाँ, और ऑक्शन सेल कहते किससे है, बढ़िया तरीके से हमने इसको सीखा। मूवी का एग्जांपल लिया, वही मूवी का एग्जांपल आपको पूरे तरीके से हम नोट्स बनाए। अब हम पढ़ रहे हैं रूल रिगार्डिंग ऑक्शन सेल। देखो एक एक करके पढ़ते हैं। रूल रिगार्डिंग क्या है, गुड्स सोल्ड इन अ लॉट, गुड्स सोल्ड इन अ लॉट। कहता है इन एन ऑक्शन सेल देयर कैन बी अ मैनी गुड्स फॉर सेल फॉर मैनी काइंड। देखो मैंने बताया था सर, जैसे कि हमने उस दर बात करी थी घर के डिलीवर पर, घर तो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, पर समझाने के पर्पज से समझाया था। ऐसे क्या होता है दोस्तों, आपने कभी सोचा देखा होगा कस्टम पोर्ट। कस्टम पोर्ट देखा है, इसका मतलब क्या होता है। कस्टम पोर्ट का मतलब जब बाहर से माल इंपोर्ट हो रहा होता है तो पहले कस्टम ड्यूटी पे होती है, तो कस्टम वेयरहाउस में जाता है। अब जो पर्सन कस्टम ड्यूटी पे नहीं करते उनके गुड्स जब्त कर लिए जाते हैं। फिर कस्टम ऑफिसर क्या कहते हैं, अपना टैक्स की रिकवरी करने के लिए उन गुड्स की नीलामी करते हैं। दोबारा सुनते हैं, बाहर से इंपोर्ट हुआ गुड्स, शिप के थ्रू शुरू आए, कस्टम ऑफिसर ने पकड़ लिया। हर बार गुड्स कस्टम ऑफिसर के थ्रू से निकलेगा, वहां कस्टम ड्यूटी पे होगी, टैक्स पे होगा, ये बाहर से आया टैक्स लगेगा, और टैक्स लगने के बाद फिर जो असली बायर होगा उसको मिलेंगे गुड्स। कुछ बायर होते हैं जो वो गुड्स लेने आते ही नहीं क्योंकि टैक्स देना पड़ेगा। कोई ऐसे गुड्स होते हैं जो इलीगल होते हैं, बेकार होते हैं, लॉ द्वारा मना करे होते हैं, प्रोविडेड होते हैं, फिर भी मंगाए जाते हैं तो वो गुड्स नहीं आते। या जो ऐसे गुड्स होते हैं जो सही गुड्स है पर जो बायर है वो आया नहीं लेने, तो उसका इंतजार करा कस्टम ऑफिसर। आप कस्टम ऑफिसर को तो टैक्स चाहिए, तो कस्टम ऑफिसर अपने वेयरहाउस में रखता है, एक कराता है नीलामी। कहता है भैया नीलामी करता, कोई लेने आया तो नीलामी कर देता है, ऑक्शन सेल करता है। तो दोस्तों नीलामी में नीलामी होती है दोस्तों, सभी प्रकार के अलग अलग वैरायटी के गुड्स की नीलामी होती है। तो वही कह रहा है जब ऑक्शन सेल होती है ना, एक पर्टिकुलर ऑक्शन नहीं होती। वो तो चलो घर का एग्जांपल लिया था समझाने के लिए, ऑक्शन सेल होता क्या है, एक वीडियो क्लिप दिखाया है ऑक्शन समझाने के लिए। बट अगर हम बात करें सर एक्चुअल में, तो हम सेल ऑफ गुड्स में मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मूवेबल इमूवेबल की नहीं करते। वो समझाने के पर्पज से था सिर्फ, मैं फिर कह रहा हूँ उसको समझाने, उसको एग्जांपल कभी भी कोट करके मत आना पेपर में, क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, घर होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी जब भी जहां जिस जगह पर ऑक्शन सेल होती है, जिस जगह पर नीलामी होती है दोस्तों, वो अलग अलग गुड्स की वैरायटी आती है। कोई ऐसे गुड्स है, कोई शूज है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो अलग अलग गुड्स की लॉट्स ऑफ गुड्स। लॉट्स ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, गुड्स की जो वैरायटी है वो बहुत बड़ी मात्रा में होती है। इन ऑक्शन सेल देयर इज अ मैनी गुड्स फॉर सेल फॉर मैनी काइंड्स, अलग अलग काइंड के अलग अलग गुड्स सोल्ड होते हैं। इन सब पर्टिकुलर गुड्स आर पुट अप फॉर अ सेल अ लॉट, then each such lot will consider a separate subject for a separate contract of sale, so each lot will prima facie be the subject of its own contract of sale। अब दोस्तों जो ऑक्शन सेल होती है ना, उसके अंदर मैं समझाता हूं, जो ऑक्शन सेल होती है उसके अंदर क्या होता है, लॉट के बेसिस पर गुड्स बिकते हैं। अब लॉट क्या होता है, देखो मान लेते हैं कि 10 पेयर ऑफ शूज का एक लॉट बनाया कि भाई 10 पेयर एक लॉट है, 10 पेयर ऑफ शूज का, कोई खरीदेगा क्या, तो उसने कहा हाँ मैं खरीदूंगा, तो 10 पेयर को चले जाएंगे, 10 पेयर ऑफ शूज को चले जाएंगे। तो लॉट मींस जब बहुत सारे गुड्स टुगेदर रखकर एक साथ रखा जाता है, कहते हैं इनको एक साथ ही बेचेंगे, जो भी जाएगा एक साथ ही सेल होगा, अलग अलग सिंगल सिंगल करके नहीं बेचेंगे, दुकान थोड़ी ना है। कहता सारे उठा लो भाई। अब लाए जाते गुड्स, मान लो 100 पेयर ऑफ शूज रखे, क्या भाई ये 100 पेयर ऑफ शूज कौन लेंगे, तो 100 पेयर का एक लॉट हो गया वो, तो सारे इकट्ठे जाते हैं, एक एक करके नहीं बेचा जाता, नीलामी हो रही है दोस्तों, सारे इकट्ठे जाते हैं, दुकान थोड़ी ना है कि भाई चलो ये इतने में बिका, ये इतने में। अब मान लो 1000 पेयर ऑफ शूज पकड़े गए, 1000 पेयर ऑफ शूज है जिसकी कस्टम ड्यूटी पे नहीं हुई है, तो उसको बेच रहे हैं, तो एक एक करके तो ना बेचेंगे, 1000 के 1000 बेचेंगे एक साथ। भाई कोई सेलर है, कोई जो बल्क में खरीदना चाहता है, ले जाओ 1000 के 1000, तो लॉट में बिकते हैं दोस्तों शूज, क्या मिलते हैं लॉट में। तो जब भी कोई ऑक्शन सेल होती है, जब गुड्स होते हैं अलग अलग काइंड के, वो जो काइंड के होते हैं तो वो लॉट मिलते हैं। लॉट का मतलब एक गुड्स का एक लॉट नहीं होता, बहुत सारे गुड्स का एक लॉट माना जाता है, तो उसमें बिकते हैं। तो ये कह रहा है ऑक्शन सेल के अंदर अलग अलग वैरायटी के गुड्स अलग अलग वैरायटी में सेल होते हैं। और जब भी कोई गुड्स सेल होगा तो सिंगल गुड्स सेल नहीं होता, बहुत सारी वैरायटी का जोड़कर एक गुड्स एक लॉट बनाया जाता है, ठीक है, उसको हम सेल करते हैं। तो कहता है गुड्स सोल्ड इन लॉट। गुड्स सोल्ड इन लॉट का मतलब क्या है, गुड्स बिकते हैं एक एक करके नहीं, बल्क में बिकते हैं, एक साथ बिकते हैं, एक एक लॉट में बिकते हैं। कि 100 पेयर का एक लॉट है, 1000 पेयर शूज का एक लॉट है, कोई खरीदेगा, तो वो ऐसे लगती है नीलामी। क्लियर है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये कहता है रूल रिगार्डिंग ऑक्शन सेल में, जब भी कोई ऑक्शन सेल होगी तो गुड्स जो बेचा जाएगा वो लॉट में बेचा जाएगा, मतलब कुछ पेयर ऑफ गुड्स का एक लॉट माना जाएगा, उसमें सेल आउट होता है, ठीक है, एक ही करके नहीं बेचता, वो दुकान नहीं है सर। अच्छा, रूल रिगार्डिंग कहता है सेल कब कंप्लीट मानी जाएगी, जब हथौड़ा लग जाएगा, हैमर डाउन हो जाएगा, तब सेल मानी जाएगी। तो सेल इज कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनरी सेल इट्स कंप्लीट,
ऑक्शनरी सेल्स इट इज अ कंप्लीट। सेल तब कंप्लीट मानी जाएगी जब ऑक्शनरी जो बेचने वाला है, सेलर के बिहाफ पर जो बेचने वाला है, वो उसको क्या कह दे कि भाई हाँ आप कंप्लीट हो गई, या दिस कैन बी डन बाय द ऑक्शन आल्सो लाइक द फॉलिंग ऑफ द हैमर। या तो बोल दे कि सेल हो गया, भाई ले जाओ बिक गया, या हैमर मार दे तो बिक गया, ऐसे बोल देते हैं। और एनी सच एक्ट कस्टमरी एक्शन, और कोई भी ऐसा लगा जिससे कहते हैं हाँ भाई ले जाओ, ले जाओ, बोल कर बोल दिया कि हाँ भाई बिक गया, कहता है हैमर मार दिया तो ऑटोमेटिक समझ गया बिक गया। और तीसरा उठा 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 ले जा ले जा ले जा ले जा, ऐसे करके इशारा दे दिया, कंडक्ट कर दिया तो क्या हो गया, बिक गया। तो कंप्लीट कब मानी जाएगी सेल, या तो ऑक्शनरी बोल दे, या इशारा कर दे, कंडक्ट कर दे, या हैमर मार दे, तो दैट्स कॉल्ड सेल कंप्लीट मानी जाएगी उसी को। टिल द ऑक्शनरी डज नॉट अनाउंस द कंप्लीशन ऑफ सेल द प्रोस्पेक्टिव बायर कैन कीप बाइंडिंग। जब तक ऑक्शनरी ये ना कह दे कि सेल कंप्लीट हुई है, तब तक बायर बाइंड है कि भाई वो क्या करता रहेगा, वो अपने नीलामी को कंटिन्यू रखता रहेगा, अपने प्राइस को कोट करता रहेगा, बिड करता रहेगा। बिड बोलते हैं ना कि प्राइस को मैं इतने में कर दूंगा, 1 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़, सुना है ना आपने, ठीक है। आईपीएल देखते होंगे तो आपने देखा होगा, वहां बोलते नहीं है, बस वहां पर पर्चा दिखाते हैं ये ऐसे करके, ठीक है। तो सेल कब कंप्लीट मानी जाएगी, या तो ऑक्शनरी बोल दे, दूसरा या तो कंडक्ट कर दे या हैमर मार दे। हैमर मारना एक तरीके का कंडक्ट हो गया, या अदर हैमर के अलावा कोई अदर कंडक्ट कर दे। सेलर में रिजर्व राइट टू बिड, सेलर में रिजर्व राइट टू बिड कहता है द सेलर में रिजर्व हैज राइट टू बिड, टू डू सो ही मस्ट एक्सप्रेस रिजर्व सच राइट इन दिस केस द सेलर और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ कैन बिड एट अ ऑक्शन। क्या कह रहा है कि सेलर के बिहाफ पर भी एक पर्सन बैठा होना चाहिए, बैठा हो सकता है, सेलर के पास भी अधिकार है कि वो बिड कर सके। क्या मतलब, ये बेवकूफ वाली बात क्या है कि सेलर है वो अपने गुड्स को नीलाम कर रहा है और वही वहां आके खरीद। आपने देखा होगा जब मूवेबल प्रॉपर्टी थी, जब हम बात कर रहे थे कौन सी, जब हम बात कर रहे थे किसकी, घर की बात कर रहे थे, पिछले वाले वीडियो में मैंने दिखाया था क्लिप के अंदर, जब घर की बात हो रही थी तब वहां पर बायर कौन था, वो पर्सन, और सेलर कौन था, उन्हीं की मां। तो सेलर और सेलर के बाद अधिकार है कि वो भी किसी पर्सन को या खुद, तो उसकी मां का जब घर बिक रहा था तो मां रियल ओनर थी, उसके बेटे तीनों ओम जय जगदीश क्या कर रहे थे, वो घर को खरीदने के लिए बोली लगा रहे थे, बिड कर रहे थे। तो सेलर के पास भी अधिकार है कि वो खुद और वो अपने बिहाफ पर किसी और को बिड करवा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो बंदा बेच रहा है वो बिड नहीं कर सकता, कर सकता है दोस्तों, जो बंदा बेच रहा है वो बिड कर सकता है और किसी को भी लगा सकता है बिड करने के लिए। तो सेलर में रिजर्व राइट टू बिड, सेलर में रिजर्व राइट टू बिड, रिजर्व राइट, सेलर के पहले से ही अधिकार रिजर्व है कि हाँ भाई तुम भी कर सकते हो, ऐसा नहीं तुम नहीं कर सकते। द सेलर में रिजर्व हिज राइट टू बिड, टू डू सो ही मस्ट एक्सप्रेस रिजर्व सच राइट इन दिस केस द सेलर और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑन कैन बिड एट द ऑक्शन। या तो सेलर खुद या सेलर के बिहाफ पर कोई अलग पर्सन। तो उसकी माँ थी वो तो खुद नहीं करती, बस उसके बेटे कर रहे थे, तो उसके बिहाफ पर क्या कर रहे थे, घर खरीदने के लिए। क्या होता है कभी कभी नीलामी होती है, समझे, पर सेलर कुछ बेचना नहीं चाहता क्योंकि नहीं कुछ ऑब्लिगेशन नहीं मानते हुए बेचना पड़ रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कार मेरे पे थी और कार में नहीं कर पाया, कार का मैं इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया, मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे। अब कार ले गए बैंक वाले नीलामी करने लग गए कार की, कह रहा भाई ले जाओ किसको ले जानी है तो, पर मेरे पास पैसा आ गया, क्या मैं वापसी नहीं खरीद सकता, खरीद सकता हूं, है ना भाई। मेरे पे कार थी, मैं इंस्टॉलमेंट उस टाइम पे नहीं कर पाया, जिस टाइम उस टाइम मेरे पैसे नहीं थे, कार बैंक वाले उठा के ले गए, बैंक वाले नीलामी कर रहे कार को, मैं आया, मैं अपनी कार खरीद के लिए आया, क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम है को? तो ये तो सेलर के पास भी राइट है कि वो बिड कर सकता है या तो खुद या अपने बिहाफ पर किसी और को लगवा सकता है। क्लियर। फोर्थ पॉइंट कहता है सेल नॉट नोटिफाइड, इफ द सेलर हैज नॉट नोटिफाइड हिज राइट टू बिड ही मे नॉट टू डू अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। पहले बताना पड़ेगा कि भाई मैं सेलर हूं। देखो कभी कभी क्या होता है कि जो सेलर होते हैं वो गलत काम करते हैं। कैसे गलत काम करते हैं, वो बोली को बढ़ाने के लिए बिड करते रहते हैं। जैसे कि भाई कोई घर बिक रहा है, ठीक है, मैं सेलर हूं, मैं घर बिकवा रहा हूं और मैंने किसी पर्सन को बैठा दिया अपना, और मैंने बताया नहीं कि रिजर्व राइट का मतलब क्या है, मैं बताऊंगा, इन्फॉर्म करूंगा कि भाई मैं भी बिड करने जा रहा हूं, मैंने बताया नहीं, और मेरे यहाँ पर पर्सन बैठेगा, बोली लगाते रहिए, खरीदियो मत, बोली लगाते रहे, बढ़ाते रहे, उकसाह जगह। अब भाई उसने कहा 1 करोड़ का घर, शुरुआती हुई 1 करोड़ के घर की, वैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी है पर मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सेम वही प्रोसीजर है। 1 करोड़ की बात करी घर की, अगले बंदे ने कहा 1.5 करोड़, उसने कहा 2 करोड़, अगले बंदे ने कहा 3 करोड़, किलस गया, इसने कहा 4 करोड़, उसने कहा 5 करोड़, इसने कहा 10 करोड़, उसने कहा 20 करोड़, क्या बिक गया, वो बेचारा परेशान, कह रहा 1 करोड़ का घर 20 करोड़ में लेके चले गया। तो ये गलत है दोस्त,
समझ रहे हो कि प्राइस को हाई करवाना, गलत तरीके से बोली लगा के प्राइस को हाई करवाना। उसने कहा भाई 1 करोड़, उसने कहा 2 करोड़, गलत था। उसने कहा 5 करोड़, उसने कहा 10 करोड़, कह रहा ले जा तू ही। तो इस देश के में समझे कि प्राइस को हाई कराने के लिए सेलर ने किसी और पर्सन को बैठाया, तो गलत है, गलत है। तो सेलर अगर खुद बिड कर रहा है या किसी और पर्सन को बिड करवा रहा है तो वो बताए कि बाकी को पता चला अच्छा यही सेलर है, ये भी कर सकता, बाकी को भी पता चले कि भाई ये सेलर है, ये सेलर का पर्सन है जो बिड करने जा रहा है, क्या पता है इसको, तो ये प्राइस बढ़ा भी सकता है। तो नोटिफाई कर दो, एक बार बता दो सबको कि हाँ भाई सेलर है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो सेल नॉट नोटिफाइड क्या मतलब है, इफ द सेलर हैज नॉट नोटिफाइड ऑफ हिज राइट टू बिड ही मे नॉट टू डू एनी सर्कमस्टांसेस then neither the seller or nor the person on his behalf can bid at the auction sale। अगर सेलर ने नोटिफाई नहीं करा कि भाई मेरे पास अधिकार है बिड करने का, ये बताया नहीं, तो सेलर और ना उसका पर्सन बिड कर सकता है ऑक्शन में, ना तो सेलर बिड करेगा ना उसका पर्सन। अगर आपके पास राइट है, रिजर्व राइट कि आप बिड कर रहे हैं, तो आप इन्फॉर्म कर दो, सभी बिडर्स को इन्फॉर्म कर दो कि भैया इस केस के अंदर हमारे पास राइट है, सेलर के पास राइट है, हम भी बिड कर सकते हैं, मेरे एक पर्सन को बताया मेरे यहाँ पे बिड कर रहा है, सबको बता दो, हाँ फिर कर सकते हो। अगर नहीं बताया तो नोटिफाई नहीं करा तो सेलर और उसका भ्राप्त पर्सन दोनों ही बिड नहीं कर सकते ना। देन नाइदर द सेलर और नॉर एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ कैन बिड एट ऑक्शन सेल, क्या नहीं कर सकते दोस्तों, नाइदर और नॉर लगा रहे तो नहीं कर सकते। इफ डस देन इट विल बी अनलॉफुल, अगर फिर भी करवाता है तो ये गलत काम माना जाएगा, होता है ना, फिर भी करवाते थे फिर जाएगा गलत, अनलॉफुल माना जाएगा। द ऑक्शनरी also cannot accept such a bid from the seller or any other person on his behalf। तो ऑक्शनरी जो अगर वो करवाता है तो उसको ऑक्शनरी को पता है कि हाँ ये सेलर का पर्सन है, ये खुद ही सेलर है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उस बिड को, ठीक है। एंड एनी सेल दैट क्या लिखा है, कॉन्ट्रावेनिस, गलत है, गलत है, कॉन्ट्रावेनिस, कॉन्ट्रावेनिस आएगा ये, कॉन्ट्रावेनिस का मतलब होता है तोड़ना, कॉन्ट्रावेनिस मतलब तोड़ना। दिस रूल इज ट्रीटेड एज ए फ्रॉडलेंट बाय द बायर। अगर सेलर के बिहाफ को सेलर ने अपने बिहाफ पे किसी और पर्सन को बढ़ाया कि बिड को बोलते हैं खरीदने की कोशिश मत करिए, बस थोड़ा आगे आगे बढ़ाता जाए जिससे प्राइस बढ़ता चले, इसको फायदा हो जाए। तो दोस्तों अब ऐसा सेलर का जो बैठा हुआ पर्सन है वो बायर अगर ये काम करता है इस तरीके तो उसको फ्रॉडलेंट ट्रीट करा जाएगा। तो या तो आप इन्फॉर्म कर दो या तो आप नोटिफाई कर दो कि हाँ भाई हमारे पास राइट है, हम भी बिड कर रहे हैं, ये पर्सन मेरा बैठा है, ये मेरे बिहाफ पे बिड कर रहा है, बता दो सबको, ठीक है, फिर ठीक है, ओके। पर अगर आप बताया नहीं तो भाई सेलर और ना उसके बिहाफ पे कोई बैठा हुआ पर्सन बिड कर सकता है, और ऑक्शनरी भी उनकी सेल को बिड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर सेलर फिर भी करता है तो ये अनलॉफुल माना जाएगा और ये फ्रॉडलेंट ट्रीट करा जाएगा। अगर इस रूल को तोड़ते हैं तो उसको फ्रॉडलेंट माना जाएगा, पनिशमेंट दी जाएगी आपको, क्लियर है नहीं है, दैट इज कॉल्ड सेल नॉट नोटिफाइड। सारा उतारना है आपको। अब बात करते हैं रिजर्व प्राइस की। एन ऑक्शन सेल में बी सब्जेक्ट टू द रिजर्व प्राइस। याद है शुरुआती बोली कहां से चालू हुई थी, घर की 1 करोड़ से, दैट इज कॉल्ड रिजर्व प्राइस। उसको क्या बोलते हैं दोस्त, रिजर्व प्राइस। इससे कम की शुरुआती बोली जहां चालू होती है वो होता है रिजर्व प्राइस, ठीक है। एक होता है रिजर्व राइट, सेलर के पास अधिकार है वो भी बोली लगा सकता है, इसको बोलते हैं रिजर्व राइट। रिजर्व प्राइस का मतलब स्टार्टिंग बोली कहां से होती है, स्टार्टिंग कहां से करते हैं, 1 करोड़ से स्टार्ट कर रहे थे ना घर की बोली, तो मैंने बताया था इसको ध्यान रखना, वो है रिजर्व प्राइस। क्या है, रिजर्व प्राइस। एन ऑक्शन सेल में बी सब्जेक्ट टू अ रिजर्व प्राइस और एन अपसेट प्राइस or an upset price. This means auctioneer will not sell the goods or any price below the said price reserve price। तो भाई मेरी बोली, मैंने अपना घर बेचना चाहता हूँ या मैं अपने गुड्स कार बेचना चाहता हूँ, तो मैंने कहा भाई देखो 50,000 से स्टार्टिंग करना, तो जो 50,000 से स्टार्टिंग करेगी तो ऑक्शनरी होगा 50 से कम नहीं आएगा, 50,000 से 55 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, जैसे जैसे बोली बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा प्राइस, पर उस 50,000 से कम नहीं होगा। तो स्टार्टिंग प्राइस जो रखसट करा जाता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्त, रिजर्व प्राइस कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं रिजर्व। और ऑक्शनरी जो है जो बेचने वाला है सेलर के बिहाफ पर, वो उससे कम प्राइस में नहीं बेच सकता। क्लियर है या नहीं है, क्लियर है। प्रिटेंडिंग बाइंडिंग, प्रिटेंडेंट बाइंडिंग। इफ द सेलर और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम एम्प्लॉयड प्रिटेंड बिडिंग बाइंडिंग कह रहा हूं, बिडिंग कह रहा हूं, टू रेज द प्राइस ऑफ द गुड्स, द सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। दैट मीन द बायर कैन चूज द ऑनर दैट द कॉन्ट्रैक्ट और ही चूज द वॉइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वही प्रिटेंडिंग बिडिंग का मतलब, अगर किसी सेलर या एनी अदर पर्सन अपॉइंट हिम एम्प्लॉय प्रिटेंड बिडिंग को बढ़ाने के लिए, प्राइस को राइज करने के लिए, अगर सेलर या उसका पर्सन, सेलर का बिहाफ पर कोई पर्सन प्राइस को बढ़ाने के लिए बिड कर रहे हैं, प्राइस को बढ़ाने के लिए बिड करे, जो मैंने एग्जांपल दिया था, और बायर उससे खरीद लेता है। अब भाई मैंने चालू करा, भाई 1 करोड़ से बोली चालू हुई, मैंने कहा भाई 1 करोड़ से 1.5 करोड़ बोल दिया, एक बायर है उसने कहा 2 करोड़, मैंने कहा सर 2.5 करोड़, उसने कहा सर 3 करोड़, मैंने कहा सर 5 करोड़, ऐसे जो उसमें करके 5 करोड़, उसने कहा 10 करोड़, मैंने कहा खरीद ले।
तो दोस्तों मैं सेलर के बिहाफ पे काम कर रहा था, तो वो 10 करोड़ में जो खरीद गया, उसको पता ये तो धोखा हो गया मेरे साथ। जो चीज 1 करोड़ से 2 करोड़ में बिकने वाली थी, जल्दीबाजी में क्या होगा, उसने 10 करोड़ पे खरीद, 2 करोड़ की चीज 10 करोड़ पे खरीद ली, हो जाता है ऐसे। तो इस केस के अंदर बायर अगर चाहे, अब बायर को पता चल गया कि ये पर्सन जो बैठा था ये प्राइस को बढ़ाने के लिए बैठा था, तो अगर बायर चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता है गलत तरीके से, क्योंकि फ्रॉड बोला गया, इस चीज को क्या बोला गया, फ्रॉड। और फ्रॉड है तो क्या है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ दी बायर। और वो चाहे तो खरीद ले, नहीं चाहे तो वॉइड करवा ले, ठीक है। चाहे तो खरीद ले, अगर खरीद लिया तो वो वैलिड है, नहीं खरीदा तो वॉइड है, ठीक है। तो वही लिखिए लास्ट में लाइन, दैट मीन बायर कैन चूज द ऑनर, खरीद ले तो वैलिड माना जाएगा, एंड ही कैन चूज द वॉइड, नहीं खरीदेगा तो वॉइड माना जाएगा। क्या केस कर देगा भाई, ये तो गलत चीज है, अनलॉफुल था, फ्रॉडलैंड है। क्लियर है। लो भाई, नो क्रेडिट, द auction cannot sell the goods on credit as per the wishes. He cannot accept the bill of exchange either unless the seller expressly fine with it. सिंपल ये कह रहा है कि भाई क्रेडिट में सेल नहीं हो सकती ऑक्शन में, ऑक्शन सेल कभी भी क्रेडिट में नहीं हो सकती, ना ही बिल ऑफ एक्सचेंज में, भले ही सेलर एक्सेप्ट करे तब भी नहीं हो पाएगी। कैनॉट एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज आइदर अनलेस, जब तक सेलर ना कहे, अगर सेलर ने कह दिया कि हाँ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लो, मैं ठीक हूं, मैं एग्री हूं, तो कर लेंगे, अदरवाइज नहीं होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करेंगे, उधार पे तो बिल्कुल नहीं होगा। मान लो मैं सेलर हूं, आप ऑक्शनर हो, मेरे ब्याह पर माल बेचो, मैंने कहा देख भाई अगर चेक वेक कोई दे रहा है तो रिसीव कर लेना, बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव कर लेना, प्रोमिसरी नोट कोई दे रहा है तो रिसीव कर लेना, पर अगर उधार में बोलेगा तो मत करना, कैश ये सब चलेगा, मैं इसमें मान लूंगा। तो जब तक सेलर बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक और कैश को बोलता है तभी मानेंगे, अदरवाइज सॉरी, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ये तीन के अलावा आपको कैश में ही होगा, डिलीवरी क्रेडिट में नहीं होगा। तो सेलर कभी भी दोस्तों ऑक्शनरी जो होगा कभी भी उधार पर माल नहीं बेचेगा। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा, पर अगर सेलर कहता है कि एक्सेप्ट कर लो तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज और में प्रोमिसरी नोट इंक्लूड हो गया। आइदर अनलेस द सेलर इज एक्सप्रेसली फाइन विद इट, अगर सेलर फाइन है कि हाँ ठीक है, मैं कह रहा है कि भाई चलो कोई बात नहीं बिल ऑफ एक्सचेंज ले लो, तो फिर ठीक है, अदरवाइज बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक्सेप्ट नहीं होगा, कैश ही चलेगा या तो बैंक से ट्रांसफर कराओ, ठीक है दोस्तों इस केस के अंदर। और यहां पर जब चैप्टर खत्म होता है, एक केस स्टडी है जिसमें आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। ए वाज एन ऑक्शनरी एट अ ऑक्शन क्लेम ऑक्शन सेल, ही हैड एक्सेप्ट द बिड ऑफ बी एंड फॉल डाउन इज हैमर, देन हैमर सी देन केम अप विद द हायर बिडर एंड ए रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द बिड। अब कह रहा है कि भाई ए ने, एक ऑप्शनर था, ऑक्शन सेल कर रहा था, ही हैड एक्सेप्ट द बिड ऑफ बी, बी की बिड एक्सेप्ट कर ली और हैमर भी मार दिया, बी की बिड एक्सेप्ट कर ली और बी ने बिड करा, उसने एक्सेप्ट कर लिया, हैमर। अब सी वहां से निकल आया, कह रहा भाई अच्छा बी ने बिड करी भाई 5 करोड़ रुपए, सी ने कहा भाई 10 करोड़ दूंगा। जैसे उसने 5 करोड़ दिया, 5 करोड़ 1, 5 करोड़ 2, 5 करोड़ 3 होते ही उसने हैमर मार दिया, और उसके बाद उसने बोला 6 मैं 10 करोड़ दूंगा। तो क्या सेल 10 करोड़, अब बी कह रहा कि भाई मैं रिफ्यूज कर रहा हूं, मेरे को नहीं चाहिए, अब सी को दे दो, क्या हो सकता है। तो भाई जब भी केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, 3 तरीके से लिखते हैं। पहले लिखते हैं रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर केस स्टडी किस चैप्टर से रिलेट करता है और किस एक्ट से रिलेट करता है। दोबारा बोल रहा हूं, ये पर्टिकुलर रेफरेंस का मतलब क्या हुआ, ये पर्टिकुलर केस स्टडी किस चैप्टर से और किस एक्ट से बिलोंग करता है। तो यहां लिखना है दिस केस स्टडी इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर ऑक्शन सेल ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। एक्ट का नाम और चैप्टर का नाम लिखना होता है। रेफरेंस के अंदर क्या लिखना आता है, ये पर्टिकुलर केस स्टडी इस चैप्टर से और इस एक्ट से बिलोंग करता है। तो ऑक्शन सेल और सेल ऑफ गुड्स एक्ट। प्रोविजन क्या कहता है, प्रोविजन, अब इससे रिलेटेड प्रोविजन क्या थे, कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64 ऑफ 64 क्या कहता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का 9 कहते हैं डील इन अ रूल रिगार्डिंग द ऑक्शन सेल, डील इन अ रूल रिगार्डिंग द ऑक्शन सेल। 64 सेक्शन क्या कहता है, ऑक्शन सेल से रिलेटेड रूल जो अभी पढ़ा है मैंने। 64(2) कहता है ऑफ दिस रूल स्टेट दैट द कंप्लीशन ऑफ सेल। 64 का रूल क्या कहता है, कंप्लीशन ऑफ सेल। देखो यहाँ पर 64(2) का रूल क्या कहता है, कंप्लीशन ऑफ सेल कब मानी जाएगी, जब सेलर, जब ऑक्शनरी बोल दे, हैमर मार दे या कोई अदर कंडक्ट कर दे, तभी सेल मानी जाएगी। और इस वाले केस के अंदर ए बी रिफ्यूज कर रहा है कि भाई मैं नहीं, तो भाई हैमर तो लग गया था, देखो ऑक्शनरी फॉल डाउन हिज हैमर, बी की बिड एक्सेप्ट कर ली गई। अब सी आ रहा है और कह रहा है हाई बिड कर रहा है, ए कह रहा है रिफ्यूज कर रहा है, ये ए सॉरी ए रिफ्यूज कर रहा है, ए सॉरी मेरी कैसे होगी, गलती हो गई, बी नहीं ए रिफ्यूज कर रहा है कि भाई अब वो एक्सेप्ट कर रहा है वाली बिड जो हाई है, तो नहीं हो सकता। बी ने कहा भाई 5 करोड़ में खरीदूंगा ये घर, ए कह रहा है 5 करोड़ में, उसने हैमर मार दिया, सेल कंप्लीट होगी नहीं होगी, जैसे हैमर लगा सेल कंप्लीट हो गई, अब उसको देना पड़ेगा ए को। अब यहां से सी आया, कह रहा भाई मैं 6 करोड़ में खरीदने को तैयार हूं, 1 करोड़ का फायदा हो रहा था, सी ए ने कहा कि भाई मैं तेरा नहीं मस्त कर लूंगा, पर ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों, गलत है। अगर आपने हैमर मार दिया इसका मतलब आपने सेल कंप्लीट कर ली, यही तो कहता है सेक्शन 64(2), ठीक है। तो यही कह रहा है कि कंप्लीशन ऑफ सेल विल बी ट्रीटेड व्हेन द ऑक्शनरी अनाउंस इट एंड बाय कंप्लीशन बाय द फॉल ऑफ हैमर और एनी अदर एक्शन। कंक्लूजन, नो द गुड्स हैड ऑलरेडी सोल्ड टू बी,
क्या अब वो रिफ्यूज कर सकता है? ए, क्या ए बी को रिफ्यूज करता है जिसने एक्सेप्ट? क्या ए दोस्तों बी को रिफ्यूज कर सकता है? सी के एक्सेप्ट कर सकता है बिड? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सेल कंप्लीट हो गई थी, हैमर लगते सेल कंप्लीट हो गई थी। वंस द हैमर कम डाउन द सेल इज कंप्लीट एंड देयर इज नो मोर बिड। सो इन दिस केस स्टडी सेलर कैन नॉट इन्फोर्स टू सेल द सी। सेलर कभी भी क्या नहीं कर सकता, इन्फोर्सेबल नहीं है, वैलिड नहीं है, सेल कर देगा सी को। सी को सेल करना वैलिड नहीं है। तो ये एक तरीके का क्या है, तीन बात को जब भी कोई स्टडी आती है तो तीन तरीके से लिखना पड़ता है, रेफरेंस, प्रोविजन और कंक्लूजन। रेफरेंस, प्रोविजन और कंक्लूजन। रेफरेंस का मतलब है कि ये पर्टिकुलर केस स्टडी किस चैप्टर और किस एक्ट से है, उस एक्ट के किस चैप्टर से है। प्रोविजन का मतलब है कि ये पर्टिकुलर केस स्टडी में क्या कौन सा प्रोविजन लग रहा है, कौन सा सेक्शन लग रहा है। और एंड में देना अपना कंक्लूजन कि भाई ये पर्टिकुलर केस स्टडी में हमारा आंसर क्या होना चाहिए। तो हमारा आंसर है कि नहीं, जो ए है वो बी का बिड जो एक्सेप्ट कराता है रिफ्यूज नहीं कर सकता और सी की बिड एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार हैमर लगने के बाद सेल कंप्लीट मानी जाती है, उसके बाद कोई भी बिड नहीं हो सकती। ये हमें देना कंक्लूजन। क्लियर या नहीं है सर? क्लियर। आओ दोस्तों, मुझे एक दो वर्ड और सिखाने आपको। एक को बोलते हैं नॉकआउट एग्रीमेंट। नॉकआउट एग्रीमेंट। अब नॉकआउट एग्रीमेंट क्या होता है? देखो, एक ऑक्शन सेल हो रही है, ऑक्शन सेल हो रही है और यहां पर बहुत सारे बायर हैं जो बोली लगा रहे हैं। ये दो बायर, बायर नंबर, ये बायर, ये और ये बायर 1 और बायर 2, ये आपस में भाई है, दोनों क्या है? ब्रदर है। ब्रदर हो भी सकते नहीं भी सकते, मैं एग्जांपल में ले रहा हूं ब्रदर है, ठीक है। अब इन दोनों ने क्या करा, कह रहा देख भाई जो गुड्स है वो आना तो घर पे ही है, तो तू यहां का मेरे साथ बोली क्यों लगा रहा है ये बता। तू बोली लगाएगा, मैंने कहा भाई 5,000 रुपए, तूने कहा भाई 6,000 रुपए, मैं कह रहा हूं 7,000 रुपए। अरे जो चीज 5 की मिल रही है, हम दोनों आपस में बड़ा बढ़ाकर फायदा क्या है इसका, हमारा ही लॉस है उसमें, तो आना तो घर पे ही है, यूज कर लेंगे दोनों भाई। कह रहा है बात तो सही कह रहा है। कह रहा है देख ऐसा करते हैं, हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक एग्रीमेंट। क्या बनाते हैं? एक एग्रीमेंट। तो दो बायरों ने मिलकर एक एग्रीमेंट बनाया। अब जरूरी नहीं है भाई हो, कोई भी दो हो सकता है, पर मैंने भाई लिया तो आपको प्रॉपर समझ में आए। दो बायर ने मिलकर एग्रीमेंट बनाया और कहा कि देख भाई हम दोनों में से कोई एक ही बीट करेगा। क्या बोलेगा? हम दोनों में से कोई एक ही बीट करेगा, कोई एक ही बीट करेगा, हम दोनों में से कोई एक ही बीट करेगा, हम दोनों में से कोई एक ही बिड करेगा, जिससे कंपटीशन खत्म होगा, जिससे कंपटीशन खत्म होगा। और ऐसा एग्रीमेंट जो दो बायरों के बीच में बनता है, ऐसे एग्रीमेंट को नॉकआउट एग्रीमेंट कहते हैं। क्या बोला? ऐसा एग्रीमेंट जो दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जो दो वायर 2 और मोर बायर के बीच बनता है, कंपटीशन खत्म करने के लिए। ऐसे एग्रीमेंट को नॉकआउट एग्रीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉकआउट एग्रीमेंट। एक वर्ड था जो मुझे आपको बताना था, जो समझा दिया। नॉकआउट एग्रीमेंट, अगर आपका वर्ड आएगा तो समझ जाओगे नॉकआउट एग्रीमेंट क्या होता है। जब दो बायर मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम दोनों में से कोई एक ही बिड करेगा तो बेहतर है, क्योंकि हम दोनों अगर बिड करेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा और कंपटीशन बढ़ने से प्राइस भी बढ़ जाएंगे, उसमें हमारा लॉस है। तो इन्हें कहा भाई एग्रीमेंट बना लेते हैं, हम दोनों में से कोई एक बिड करेगा, और इन्हें कहा भाई मैं बिड कर लेता हूं, तू हट जा। कह रहा ठीक है, ये हट गया, इसने बिड करना चालू करा, दैट्स कॉल्ड नॉकआउट एग्रीमेंट। ठीक है सर, ये पूरा एग्जाम्पल आपको उतारना है, ठीक है, ऐसे तरह। इसके बाद दोस्तों एक वर्ड है प्रेफर, PUFFER, पफर्स, पफर। अब पफर क्या होता है? पफर एक पर्सन है, एक पर्सन जो कि सेलर द्वारा अपॉइंट है, सेलर ने अपॉइंट किया है प्रिटेंडेड बिडिंग करने के लिए, बिडिंग करने के लिए। क्या मतलब हुआ? मतलब प्राइस को हाई करने के लिए, प्राइस को
हाई करने के लिए दैट्स कॉल्ड प्रेफर। तो प्रेफर क्या है? एक पर्सन है, वो पर्सन जो प्रिटेंडिंग बिडिंग कर रहा है। प्रिटेंड बिडिंग का मतलब क्या पता था? प्राइस को हाई करने के लिए किसी पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, रखा जाता है सेलर द्वारा। कहता तू प्राइस हाई कर जिससे मेरा प्राइस हाई होगा और लोग बोली लगाएंगे ज्यादा, मेरे फायदा ज्यादा हो जाएगा। तो प्राइस को हाई करने के लिए जिस पर्सन को अपॉइंट करा जा रहा है सेलर द्वारा और वो प्राइस को हाई करा, वो पर्सन क्या माना जाएगा? पफर। वो पर्सन को पफर कहेंगे। क्या बोलेंगे? पफर। क्लियर है या नहीं है सर? बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है डैंपिंग। डैंपिंग किसे कहते हैं सर? ध्यान देना भाई। ऑक्शन सेल हो रही थी, ऑक्शन सेल हो रही थी, ऑक्शन सेल हो रही थी। अब किस चीज की ऑक्शन सेल? ध्यान देना। मान लो एक पर्टिकुलर पर्सन है ए, मान लेते हैं मोहन ने एक घर खरीदा बड़ी मेहनत से और वो घर खरीदा ईएमआई पर। मोहन ने एक हाउस खरीदा ईएमआई पर। मोहन ने एक हाउस खरीदा, अपना के लिए घर खरीदा, ईएमआई पर घर खरीदा और ईएमआई पे करनी थी मान लो 30 साल तक। 30 साल तक ईएमआई पे करनी थी। अब मोहन ने ये ईएमआई पे करी, 28 सालों तक ईएमआई पे करी, 28 सालों तक ईएमआई पे करी, 28 सालों तक ईएमआई पे करी दोस्तों इसने, और 2 साल ईएमआई पे करना रह गया। 2 साल ईएमआई पे करना रह गया ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अब बैंक वाले आए, बैंक वाले ने कहा भाई तुम्हारा घर तो ऑक्शन पे जाकर नीलाम होगा, ऑक्शन सेल होगा इसका। और बैंक वालों ने 2 नोटिस भेजा। पहले तो किसको? बैंक वाले ने नोटिस भेजा कि पहले नोटिस भेजा कि भाई अपनी ईएमआई पे कर दो, 2 रह गई है, ईएमआई पे कर दो, ईएमआई पे कर दो। उसने नहीं करी क्योंकि भाई फाइनेंशियल कंडीशन इस तरीके से प्रॉब्लम खराब हो गई, एकदम ही प्रॉब्लम खराब हो गई। 28 सालों तक पे करता रहा, 2 साल नहीं पे कर पाया क्योंकि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई। तो हो जाती है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे वो पे नहीं कर पाया। अब बैंक वालों ने नोटिस भेजा, वो उसकी जवाब नहीं दे पाए क्योंकि है ही नहीं पैसा, तो कहां से करे। अब बैंक वालों ने उस हाउस को ऑक्शन सेल पे लगा दिया। बैंक वालों ने उस घर को क्या करा? ऑक्शन सेल पे लगा दिया। अब इस मोहन को बहुत दुख हुआ, कहता है यार बड़ी मेहनत से 28 सालों तक ईएमआई पे करी और अब ये 2 साल ईएमआई पे रुक जाते, थोड़ा ये हो जाता। मोहन को गुस्सा आ गया। मोहन कह रहा भाई पूरी जी जान से मेहनत करी है, जी जान से पैसा दिए, एक एक ईएमआई पे करने मेरी हालत जो खराब हुई थी वो है। मोहन को गुस्सा आ गया। अब घर है, यहां पर ऑक्शन सेल हो रही है, मोहन घर के बाहर खड़ा हो गया, हाथ में बंदूक लिए, कहता आओ खरीद के दिखाओ जरा इसको, घर को खरीद के दिखाओ। घर खरीद के दिखाना तुम, जैसे तुमने घर अंदर कदम रखा वैसे तुम्हें ठोक दूंगा मैं, ठीक है। अब दोस्तों मोहन ने क्या करा? बिडर्स को उस ऑक्शन सेल में बिड लगाने से रोका। दैट्स कॉल्ड डैंपिंग। उसको क्या कहते हैं? डैंपिंग। जब भी कोई पर्सन किसी बिडर्स को ऑक्शन में बिड लगाने से रोका जाता है तो उसको हम डैंपिंग कहते हैं। और डैंपिंग इज इलीगल, डैंपिंग इज इलीगल। मोहन ये इलीगल काम कर रहा है, कर नहीं सकता। डैंपिंग इज, इट इज इलीगल। ये क्या होता है दोस्तों? इलीगल होता है। तो इसका मतलब, जब डैंपिंग का मतलब क्या है लिख लो हिंदी में, जब भी कोई पर्सन बिडर्स को बिड लगाने से रोकता है, या उसने बोल दिया कि इस घर ऐसा अफवाह फैला दी, 20 जने को 500 रुपए दिए, 600 रुपए दिए, 1000 रुपए दिए, कहा अफवाह फैला दो, ये घर में भूत प्रेत है, इस घर को मत खरीदना, ये डर गया इंसान, डर जाता है, तो वो नहीं खरीदे। ऐसा कोई करना, उस घर में उस ऑक्शन जिस चीज का गुड्स हो रहा है उसमें गुड्स को डिफेक्टिवली करवाना, जानबूझकर डिफेक्टिव बताना, गुड्स को, हाउस को डिफेक्टिव बताना कि इस घर में ऐसा है, इसको खरीदोगे तो आप अगले दिन ही मर जाओगे, डिफेक्टिव बताना इंटेंशनली। तो अगर आप किसी बिडर को बिड लगाने से रोकते हो, या जिस गुड्स के ऑक्शन सेल हो रहा है रोक नहीं रहे, पर उस गुड्स में डिफेक्टिव कहने की कोशिश कर रहे हो, अफवाह फैला रहे हो कि डिफेक्टिव से खरीदेना, मतलब रोक रहे तरीके से, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, तो दैट्स कॉल्ड डैंपिंग। उसको क्या कहते हैं दोस्त? डैंपिंग कहते हैं। और ये हमारे लिए क्या मानी जाती है? इलीगल माना जाता है। ऐसा नहीं कर सकते हम, ठीक है, ये इलीगल होता है दोस्तों। ये पर्टिकुलर पॉइंट पढ़ाते थे, मैंने आपको पढ़ाया प्रिटेंटिंग बिडिंग, मैंने आपको नॉकआउट एग्रीमेंट, डैंपिंग, पफर और प्रिटेंटेड बिडिंग, ठीक है। ये 3-4 थे हमारे बुक के अंदर, तो मैंने आपको सिखा दिए, तो आपको ये बढ़िया तरीके से आपको उतारना है, ठीक है दोस्तों। और यहां पर मैंने अपना ऑक्शन सेल पूरा कंप्लीट कर लिया है बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो चलो भाई, तो अब हम मिलते हैं, ऑक्शन सेल को कॉन्सेप्टली हमने खत्म कर दिया है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या करना है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।